अस्सलाम वालेकुम असतिज़ा कराम, खुश आमदीद। आज हम 7वीं जमात की कलिका चेतरके के साइंस के मौजू से इक्तिसाबी महासिल 9 के बारे में तफसील से जानकारी हासिल करेंगे। ये थोड़ी लेंदी सरगर्मी है और इसमें तजुर्बात भी, छोटे छोटे तजुर्बात भी शामिल हैं, तो आप कोशिश करें कि ये तजुर्बात को तलबा के सामने करवाएं। इसके अशिया भी जो है बहुत ही आसानी से हमें हमारे माहौल में मिल जाएंगे। तो चलिए तफसील से इसके बारे में जानते हैं कि इक्तिसाबी महासिल 9 क्या कहती है और इसको किस तरह से तलबा में हासिल करने में मदद करनी है। इससे पहले कि हम टॉपिक पर जाएं, आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। इक्तिसाबी महासिल 9 हरारत की मुंतकली के तरीक़े, मवस्सिल, ताबकारी, गैर मवस्सिल क्या हैं जैसे सवालात का जवाब तलाश करने के लिए आसान तजुर्बात को अंजाम देंगे। सरगर्मी 9.1 ठोस अशिया में ईसाल हरारत। तो ठोस अशिया में ईसाल हरारत को मालूम करने के लिए यहाँ पर एक तजुर्बा दिया गया है और हिदायत भी दी गई है कि तस्वीर में मौजूद तजुर्बे की चीज़ों को जोड़िए और तजुर्बे को अंजाम दीजिए। ये तजुर्बा बहुत ही आसान है, जिसमें हमें स्टैंड के तौर पर ईंट की ज़रूरत पड़ती है और इसके दरमियान में हमें लोहे की सलाख को रखना है और इस लोहे की सलाख पर छोटे छोटे मोम के टुकड़े डालना है और उसके बाद मोमबत्ती से इसको हरारत पहुंचानी है। जब लोहे की सलाख गर्म होते जाएगी तो ये मोम के टुकड़े एक एक करके अपने आप गिरते जाएंगे। इस तरह इसमें गर्म सिरे से हरारत ठंडे सिरे की तरफ मुंतकिल होती है और इसी को ईसाल हरारत या कंडक्शन कहते हैं। तो इस तजुर्बे को तलबा के सामने पेश करें और इसकी तफसीलन जानकारी तलबा को दें। इसके सवालात क्या हैं, चलिए देखते हैं। लोहे की पट्टी को हरारत पहुंचाने पर मोमबत्ती में होने वाली तब्दीली पर गौर कीजिए। क्यों? लोहे की पट्टी पर मौजूद मोमबत्ती में होने वाली तब्दीली कुछ इस तरह है कि मोम के टुकड़े बिलतरतीब एक एक करके नीचे गिरते हैं और इसकी वजह है ईसाल हरारत, यानी हरारत गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ मुंतकिल होती है। इसके बाद है सरगर्मी 9.2 अशिया में हरारती तरसील। तो यहाँ पर भी एक तजुर्बा है जिसे अंजाम देना है और ये तजुर्बा हाजिज और मवस्सिल अशिया की निशानदही करने के लिए है। तो यहाँ पर दिया गया है कि तजुर्बे को अंजाम देने के बाद इस जदूल को पुर कीजिए। तो पहले देखें कि तजुर्बा क्या है। तो इस तजुर्बे के लिए हमें एक बीकर लेना है और इसमें इन अशिया को ज़रूर रखना है, जो है पेंसिल, प्लास्टिक स्केल, स्टील चम्मच, कांच की छड़ी। इसके अलावा हम और भी अशिया को इसमें रख सकते हैं। इन अशिया को इसमें रखने के बाद आधे बीकर तक गर्म पानी इसमें डालना है ताकि इन अशिया का एक सिरा गर्म पानी में हो और दूसरा सिरा माहौल में, ठंडे माहौल में हो। तो थोड़ी देर इसको इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद इन अशिया के दूसरे सिरे को, यानी जो माहौल में होता है, उन सिरे को छूकर देखना है और इस जदूल को मुकम्मल करना है। चलिए जदूल को मुकम्मल करते हैं। तो पहली अशिया है पेंसिल। पेंसिल का एक सिरे को हरारत का पहुंचाव क्या हो रहा है या नहीं लिखना है। जब हम पेंसिल को छूते हैं तो इसका एक सिरे में हरारत नहीं पहुंच रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं नहीं। दूसरा कलम है हरारती तरसील का। पेंसिल में दरमियान में जो ग्राफाइट मौजूद होता है तो वो हरारती तरसील की वजह है, इसलिए हम यहाँ पर हरारती तरसील हाँ लिखते हैं। तीसरा कलम है कि क्या ये मवस्सिल शय है, तो हाँ ये मवस्सिल शय है।
اور چوتھا کالم ہے کہ کیا یہ غیر موصل ہے، تو ہم لکھیں گے کہ نہیں، یہ غیر موصل نہیں ہے۔ اسی طرح چلیے پلاسٹک اسکیل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کیا پلاسٹک اسکیل کا ایک سرے کو حرارت پہنچ رہی ہے، یعنی جو اوپر والا سرا ہے اس کو حرارت پہنچ رہی ہے، تو ہم لکھیں گے نہیں۔ اسی طرح کیا اس میں حرارتی ترسیل ہو رہی ہے، تو وہاں پر بھی نہیں۔ حرارت کا کیا یہ موصل ذریعہ ہے، تو نہیں۔ اور حرارت کا کیا یہ غیر موصل ذریعہ ہے، تو ہم لکھیں گے ہاں۔ اسی طرح چلیے سٹیل چمچ کے بارے میں اب لکھتے ہیں کہ کیا سٹیل چمچ کا ایک سرے کو حرارت پہنچ رہی ہے، تو ہم لکھیں گے یہاں پر ہاں۔ اور حرارتی ترسیل ہو رہی ہے، تو ہم لکھیں گے یہاں پر ہاں۔ حرارت کا موصل ذریعہ ہے، تو یہ بھی حرارت کا موصل ذریعہ ہے، اس لیے ہم لکھیں گے ہاں۔ اور کیا حرارت کا غیر موصل ذریعہ ہے، تو ہم لکھیں گے نہیں۔ اس کے بعد ہے کانچ کی چھڑی۔ تو کانچ کی چھڑی کے ایک سرے کو حرارت پہنچ رہی ہے، تو ہم لکھیں گے ہاں۔ کیا حرارتی ترسیل ہو رہی ہے، تو لکھیں گے ہاں۔ کیا یہ حرارت کا موصل ذریعہ ہے، تو یہ بھی تو صحیح ہے، اس لیے ہاں۔ اور حرارت کا یہ غیر موصل ذریعہ نہیں ہے۔ چلیے اگلی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرگرمی 9.3 جو مائع اشیاء میں حرارتی ترسیل کی پہچان کرنا ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں تجربے کو انجام دینا ہے۔ مائع اشیاء میں حرارتی ترسیل کس طرح ہوتی ہے، اس کو پہچان کروانے کے لیے طلباء میں تجربہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بڑا سا فلاسک لیں، یا پھر آپ ایک بیکر بھی لے سکتے ہیں، اس میں 2/3 پانی ڈالیں اور تھوڑی سی بلو انک اس میں ڈال دیں، تھوڑے سے قطرے ڈال دیں۔ اس کے بعد اسے حرارت پہنچائیں۔ حرارت پہنچانے سے پہلے شروعات میں حرارت کو درج کرنا ہے۔ طلباء کو تھرمامیٹر دیں اور اس پانی کے درجہ حرارت کو ناپنے کے لیے کہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پانی کا درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس ہو۔ جب پانی کو گرم کرتے ہیں تو پانی کے اس میں موجود بلو انک کے خطرات آسانی سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اوپر کی جانب اٹھتے ہیں، جس سے نچلا پانی گرم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اوپر کا پانی جو نیچے آتا ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ تجربے کو تھوڑا شارٹ میں بتا رہی ہوں، اگر آپ کو تفصیل سے تجربہ چاہیے تو 7ویں جماعت کی سائنس کی درسی کتاب میں حرارت ایک سبق ہے، تو اس سبق میں تفصیلی جانکاری، ان سبھی تجربات کی تفصیلی جانکاری ہے، آپ ان سے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ تجربہ پورا ہونے کے بعد آخر میں بھی یہاں پر حرارت کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ تو پانی گرم ہونے کے بعد ایک بار پھر سے تھرمامیٹر کی مدد سے درجہ حرارت کو ناپیں اور یہاں پر درج کریں۔ ہو سکتا ہے کہ درجہ حرارت 100 ڈگری سیلسیس ہو۔ اس کے بعد دیکھیں اس سے ریلیٹڈ کیا سوال ہے، دیکھتے ہیں۔ تو کیا شروع اور آخر میں حرارت یکساں ہے؟ تو نہیں۔ اور اس تجربے میں رنگین پانی کے ذرات اپنی ہی جگہ ہیں کیا؟ تو یہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ 2 سوال کے بعد تفصیل دی گئی ہے۔ دیکھیں یہاں پر بیکر کے نیچے دیے گئے ذرات آگ کی گرمی سے گرم ہو کر بقیہ ذرات کو ہلکے سے منتقل کرتے ہیں۔ کناروں کا ٹھنڈا پانی حرارت کے منبع کی طرف نیچے کو جائے گا، یہ پانی بھی گرم ہو جائے گا۔ یہ عمل یوں ہی چلتے رہے گا یہاں تک کہ سارا پانی گرم ہو جائے گا۔ حرارت کے اس طرح منتقل ہونے کو انتقال حرارت کہتے ہیں۔ انتقال حرارت کی اور ایک قسم جو ہے نقل حرارت، اس کی تفصیل یہاں پر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو ٹھوس کے لیے ہم نے تجربہ کیا تھا وہ ایصال حرارت ہے، اور یہ مائع کے لیے تجربہ ہے اور اس میں جو ہے نقل حرارت ہو رہی ہے۔ چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں گیسوں میں حرارتی ترسیل۔ یہاں پر بھی ہمیں ایک تجربہ انجام دینا ہے، جس میں ایک موم بتی جلا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اوپر اور بازو کے شعلوں کو محسوس کرنا ہے۔ محسوس کرنے کے بعد ہم یہ جدول کو مکمل کریں گے
आग के शोले के ऊपर वाले हाथ क्या ज़्यादा गर्म हैं या कम गर्म हैं? तो हमें शोलों को महसूस करने के बाद ये महसूस होता है कि ये ज़्यादा गर्म है। और इसी तरह आग के शोलों के बाजू वाले हाथ कम गर्म हैं। इसी से मुतल्लिक़ एक सवाल है कि क्या दोनों तरफ के हाथों की गर्मी की सतह एक ही है क्या? तो नहीं। इसके बाद यहाँ पर इसकी तफसील दी गई है कि यहाँ हवा के ज़र्रात गर्मी आग के शोलों से हासिल करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, इसीलिए शोले के ऊपर वाला हाथ गर्मी महसूस करता है। ऊपर की तरफ हवा नखले हरारत के ज़रिए गर्म हो जाती है, इसीलिए शोले के ऊपर वाला हाथ गर्मी महसूस कर रहा है। अतराफ में चूँकि नखले हरारत नहीं हो रही है, इसलिए हवा उतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही है जितनी ऊपर महसूस हो रही है। इससे मुतल्लिक़ चंद सवाल हैं। एक ही सवाल है यहाँ किस तरीक़े से हरारत की तरसील हो रही है, यानी ऊपर का हाथ तो गर्म हो रहा है, लेकिन बाजू वाला हाथ किस तरीक़े से हरारत की तरसील हो रही है? तो इसका जवाब है कि अशियाए हरारत के ज़रिए यहाँ पर तरसील हो रही है। नेक्स्ट देखें, इसके बारे में चंद नुकात दिए गए हैं कि हवा के ज़र्रात आम तौर पर ऊपर की तरफ ही हरकत करते हैं। इसके बावजूद शोला बाजू के हाथों को कैसे गर्म कर रहा है? तो हम यहाँ पर भी उसी नुक्ते को लिखेंगे कि अशियाए हरारत के ज़रिए शोला बाजू के हाथों को गर्म कर रहा है। इसकी तफसील भी यहाँ पर दी गई है कि यहाँ गर्म हुई हवा बाजू के हाथों को छू नहीं रही, फिर भी हरारत हाथ तक पहुँच रही है। यहाँ कोई भी ज़र्रात की मदद के बग़ैर हरारत की तरसील नहीं की जा सकती। ये तरीक़ा ही ताबकारी है या फिर इसे अशियाए हरारत कहते हैं। इसी से ताल्लुक़ रखता हुआ एक छोटा सा सवाल दिया गया है कि सूरज की शुआओं से निकलने वाली गर्मी कैसे हमारी ज़मीन तक पहुंचती है? सोचें और बहस करें। तो तलबा को यहाँ पर बहस करने के लिए मौका देना चाहिए कि किस तरह सूरज की शुआ हमारी ज़मीन तक पहुंचती है। तो इसका जवाब भी यही है कि अशियाए हरारत के ज़रिए सूरज की शुआएं से निकली वाली गर्मी हमारी ज़मीन तक पहुंचती है। इसके बाद चलिए देखते हैं, यहाँ पर क़द्र पैमाए के सवालात हैं। पहला सवाल तजुर्बाती सवाल है कि तलबा को 2 किस्म का पानी दें, एक गर्म और एक ठंडा, और इसका दर्जे हरारत नापने और इसे दर्ज करने के लिए यहाँ पर कहें। दिए हुए अशिया का दर्जे हरारत थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हुए लिखें। पहला है गर्म पानी और दूसरा है कमरे का दर्जे हरारत। तो अगर गर्म पानी थोड़ा गर्म होगा तो इसका दर्जे हरारत हो सकता है 50 डिग्री सेल्सियस और कमरे का दर्जे हरारत 28 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। दूसरा सवाल है तिब्बी थर्मामीटर और तजुर्बागाही थर्मामीटर के दरमियान के फ़र्क को दर्जे झैल जदूल में लिखें। ये सवाल पहले भी रिपीट हुआ था, फिर भी एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तिब्बी थर्मामीटर की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और तजुर्बागाही थर्मामीटर की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद तिब्बी थर्मामीटर की गहराई की हद या फिर रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है और इसी तरह तजुर्बागाही थर्मामीटर का रेंज मुनफी 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसके बाद है इस्तेमाल। तिब्बी थर्मामीटर इंसान का दर्जे हरारत नापने के लिए इस्तेमाल होता है और तजुर्बागाही थर्मामीटर अशिया का दर्जे हरारत नापने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद तीसरा सवाल देखें, यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है। तस्वीर को गौर से देखें, हरारती तरसील के तरीक़े को पहचानें। तो यहाँ पर तीनों तरीक़े दिए गए हैं। पहले हिस्से में ईसाल हरारत या फिर कंडक्शन है, दूसरे हिस्से में नक़ल हरारत या फिर कन्वेक्शन है और तीसरे हिस्से में अशियाए हरारत या फिर रेडिएशन का तरीक़ा है। इसके बाद अगला सवाल देखें।
दिए गए अशिया को मुवस्सिल और हाजिज अशिया में तरतीब दें, जिसमें है प्लास्टिक चम्मच, स्टील बर्तन, लकड़ी का फ्रेम, कपास के कपड़े, तांबे का लोटा, रबर दस्ताने, शीशे का लोटा। इसके लिए यहाँ पर जगह भी दी गई है, तो हमें इन अशिया को मुवस्सिल अशिया और हाजिज अशिया में दर्जाबंदी करना है। चलिए दर्जाबंदी करते हैं। मुवस्सिल अशिया में है स्टील बर्तन, तांबे का लोटा, शीशे का लोटा, और इसी तरह हाजिज अशिया में है प्लास्टिक चम्मच, लकड़ी का फ्रेम, कपास के फ्रेम, रबर दस्ताने वगैरह। इसके बाद देखें, इसका सवाल कुछ इस तरह है। प्रेशर कुकर के हैंडल को खाना बनाते वक्त नंगे हाथ से पकड़ा जाए तो जलता नहीं है, क्यों? तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि प्रेशर कुकर के हैंडल को प्लास्टिक से बनाया जाता है, जो हाजिज शय है और इसमें हरारत की तरसील नहीं होती, इसलिए प्रेशर कुकर के हैंडल को खाना बनाते वक्त नंगे हाथ से पकड़ा जाए तो वो जलता नहीं है। अगला सवाल है कि चूल्हे के ऊपर खाना बनाते वक्त प्लास्टिक बर्तन के बजाय स्टील बर्तन को इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका जवाब है कि प्लास्टिक के बर्तन गर्मी की वजह से पिघल जाते हैं, इसलिए चूल्हे के ऊपर खाना बनाते वक्त प्लास्टिक के बर्तन की बजाय स्टील बर्तन को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है खद्र पैमाई की सतह। तलबा की खद्र पैमाई की सतह को यहाँ पर तलबा से ही मार्क करवाएं। आप अपनी रहनुमाई दें और दस्तखत व तारीख दर्ज करें। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।